एमक्यूएम का जो दौर था, स्वीट क्राइम नहीं था, कुछ भी था यार, एमक्यूएम के दौर में ये चीज़ नहीं थी। एमक्यूएम वालों को स्नैच करने की ज़रूरत क्या है, वो लोगों से कहते थे, वो खुद 9-0 पर पहुंचा देते थे। एक गेम की तरफ थोड़ा सा जाया जाए, इमरान खान, थोड़ी सी ईगो ज़्यादा है, एरोगेंस थोड़ी ज़्यादा है। अल्ताफ हुसैन अपने आशियाँ को खुद अपने हाथों से जो है वो ख़राब किया। तो मैं नाराज़ हुआ था और मैंने मना किया था। मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था लंदन से, और मैं कह रहा था अब हम 9-0 नहीं आएंगे। तो जो ये दोहरा सलूक और दोहरा मयार है ना, उसमें फिर ये कहते हैं कि भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सलूक एक जैसा होना चाहिए। मेरे कुत्ते को भी अगर ये एहसास हो गया कि वो कमतर है और वो बुलडॉग बन गया, भाई वो टॉमी तो नहीं बनेगा। आपने कभी फ़ोन करो यार अल्ताफ, तुमने ऐसा बोल दो, ये जो था आपका जो अमल था यार, ये आपने जो फैसला दिया ये सही नहीं दिया, मुझसे पूछ तो लेते, ऐसा हुआ है? मुझसे 7 साल बड़े हैं वो, तो उस तरह की दोस्ती तो कभी थी नहीं। अच्छा। हाँ, एहतराम का एक रिश्ता था। लेकिन जब वो 9-0 पर जो 9-0 के मरकज़ पे घेराव किया था कारकुनों ने, और जो उस वक्त सूरत हाल हुई थी ना, मेरे ख्याल में वो इतनी गैर अखलाकी थी, गैर सियासी थी। अच्छा, ये कि उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे और जाहिर है उसके कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो मैं भी नाराज़ होकर कोई 4-5 दिन में फिर आया नहीं था मरकज़, और मैंने भी तहैया कर लिया था कि अब जाना बेकार है। कि भाई देखिए, हम इज़्ज़त के लिए सियासत करते हैं। अगर हम इतना एहतराम करें और हमारे साथ ये सलूक हो, या पूरी राब्ता कमेटी को नज़रबंद कर होने पर मजबूर कर दिया जाए। अच्छा, उस वक्त फारूक भाई एक चीज़ ये भी बड़ी आई थी कि उस वक्त तो जैसे जो मीडिया कवरेज के लिए भी आई हुई थी, तो उनके भी कैमराज वगैरह के अंदर जो डीवीसी वो निकाल ली थी कि ये बात कहीं बाहर ना जाए, और जो लीडरशिप थी उनको ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मारा भी, तशद्दुद भी करने की कोशिश की गई थी कारकुनान के जरिए से। हाँ, लेकिन चूँकि लीडरशिप खुद ही 9-0 के अंदर उस हिसार में चली गई थी और 9-0 के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो कोई हाथापाई उस लेवल की नहीं हो पाई। किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तहरीक भी अगर कहें तो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एक मुनज़्ज़म जमात और तंजीम के तो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वो इतनी बड़ी और संगीन गलतियाँ हैं, मेरी नज़र में ये कंडोनेबल नहीं है, और आवाम उसी वक्त से हमसे दूर होना शुरू हो गया। फारूक भाई, ये हमारा वोट बैंक उसी वक्त, देखिए आरिफ अलवी को हमने रोकने की कोशिश की, NA 250 उसकी कामयाबी थी, और क्यों बिला वजह हम उसमें रख ना बने। फिर वो कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वो ज़िमनी फिर इलेक्शन हुआ, दोबारा पोलिंग हुई, लेकिन आरिफ अलवी की जीत थी ना, तो वहाँ से तो हमारा वोट बैंक का सफाया हो गया था। फिर हमने देखा नहीं कि शेर आ गया, हम उस रियलिटी से रिकनसाइल नहीं कर रहे थे और अपनी हरकतों को हमने जारी रखा था। तो फिर दूसरे उसमें भी उनका वोट बैंक बन गया, और 6-8 सीटें तो उनकी बन गई थी ना। हाँ, 6-8 सीटें हमारी इजाफी दी गई। अच्छा फारूक भाई, ये वही दौर टाइम था, अगर मैं इसको बोलूँ कि तो मैं नाराज़ हुआ था और मैंने मना किया था। मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था लंदन से, और मैं कह रहा था अब हम 9-0 नहीं आएंगे। फिर मुझे नदीम नुसरत ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नदीम भाई ने कि नहीं फारूक भाई छोड़ें, हो जाता है ऐसा, आएँ। तो उस वक्त नॉर्मल थे वो जब इन्होंने ये काम किया, या अब ये तो पता नहीं कि नॉर्मल थे नहीं थे, इसका मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल हो और ऐसा काम करें तो भी गलत है, जो है वो कंडोनेबल नहीं है। बिल्कुल। और अगर नॉर्मल नहीं थे तो है ही नहीं कंडोनेबल। लेकिन फ़ैसला करने की क़ुव्वत अगर जवाब दे जाए, फ़ैसला साजी इस्तरारी हो जाए, पॉलिसियों में रुकावट और रखना आ जाए, तो फिर आवाम को भी सोचना चाहिए, वोट बैंक को भी सोचना चाहिए, और कारकुनों को भी सोचना चाहिए कि अब आगे रास्ता कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो वो जो बात आप कह रहे थे कि जो ब्लाइंड फॉलोइंग वाली बात थी, उसको किसी जगह आके रुकना था। ब्लाइंड फॉलोइंग कब होती है? ट्रस्ट होता है। ब्लाइंड फॉलोइंग कब होती है? कि सही फैसले होते हैं। ब्लाइंड तो मैं ये नहीं कह रहा उनके एहतराम में, आज भी मैं नहीं कह रहा कि कोई बदतहजीबी करूँ, मैं कोई बदतमीज़ी करूँ, वो मेरी तरबियत नहीं है, वो मेरी तहजीब नहीं है, वो मैं नहीं करूँगा। उनके साथ हमने काम किया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरू के 15-20 सालों में अच्छे काम नहीं किए। टेक ऑफ हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आखिरी के 15 साल वो तो अच्छे नहीं थे। पुरानी वाली एमक्यूएम और एमक्यूएम अब पाकिस्तान, कौन सा वक्त अच्छा रहा? आप समझते हैं कि यार ये वक्त जिसको मैं मिस करता हूँ? देखिए, या फिर अच्छा वक्त जो था वो शुरू का था, बिल्कुल स्टार्ट का, जब टेक ऑफ था, जब मेरी मेयरशिप थी, जब हम एक दूसरे के साथ इंटेग्रेटेड थे, जुड़े हुए थे, दिलों में कुदूरतें नहीं थी, करप्शन नहीं थी, लूट मार नहीं थी। मेरे ख्याल में 97 था हमारा वो सिक्का था। लोग मानते थे कि भाई ये एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल है। फारूक भाई, मैं चाह रहा हूँ कि एक गेम की तरफ थोड़ा सा जाया जाए, एक छोटा बहुत अच्छा गेम तो वैसे ही बहुत आपने खेला हुआ ही होगा, कि मैं नाम लूँगा
उसमें से आपको फौरन से एक जवाब देना होगा। इमरान खान क्रिकेटर हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा। हाँ, और थोड़ी सी ईगो ज़्यादा है, एरोगेंस थोड़ी ज़्यादा है, और जो ज़बान इस्तेमाल की है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कंडोनेबल नहीं है। जानवर कहना, न्यूट्रल का मतलब खुद से निकालना, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना, मेरे ख्याल में ये कंडोनेबल नहीं। जो इमरान खान साहब कह चुके हैं, इससे तो मेरे ख्याल से कम ही कहा था अगर पीछे देखा जाए तो। ये देखें ना, इसीलिए तो एमक्यूएम के वोट बैंक में परेशानी ये है कि फारूक भाई ये बात क्यों नहीं कहते जो आपने भी की। फारूक भाई इसलिए नहीं कहते कि फारूक भाई इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट फैसला करे ना। रियासत हमने तो 6 साल पहले फैसला कर लिया उनसे अलहदा होकर। सही है। अच्छा, अगर इमरान खान पंजाब से और उस पर नहीं बनता तो लोग कहते हैं कि भाई जो ये दोहरा सलूक और दोहरा मयार है ना, उसमें फिर ये कहते हैं कि भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, तो ये नाइंसाफी नहीं चाहिए। सलूक एक जैसा होना चाहिए। फिर मेरे कुत्ते को भी अगर ये एहसास हो गया कि वो कमतर है और वो बुलडॉग बन गया, भाई वो टॉमी तो नहीं बनेगा, तो फिर किसी की खैर नहीं है। नवाज शरीफ मेरे ख्याल में इंतज़ार गाह में है वो मुसलसल है, और मुझे लगता है इंतज़ार गाह में ही रहेंगे वो, क्योंकि वो गलती की ना। लेकिन एक गलत फैसला आपकी सारी सियासी बिसात को उलट देता है। अल्ताफ़ हुसैन, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के कोई लीडर अगर आए तो वो अल्ताफ़ हुसैन ही आए थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने आशियाँ को खुद अपने हाथों से जो है वो ख़राब किया। परवेज़ मुशर्रफ भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और मुनसिफाना मिजाज रखते थे, इसीलिए पूरे मुल्क में जब उन्हें मौका मिला तो बल्दियाती इदारों को मौका दिया। और कराची ने जो तरक्की उस ज़माने में की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, 300 अरब रुपए दिए, तो सिर्फ कराची को नहीं, लाहौर को भी, पेशावर, कोयटा, सबको दिए। यानी जो सियासी अकाबरीन बड़ी जमातों का रहनुमा वज़ीर आज़म बनने के बाद नहीं देते, बल्दियाती इदारों को इख्तियार तो मुशर्रफ ने दिए। कामरान डिसोरी साहब, गवर्नर, आपके दोस्त, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर भी है और एक अवामी गवर्नर बने। वो जो मेरी चॉइस थी, मेरी नज़र को आप दाद दें कम से कम, कि वो मेरा सिलेक्शन था और मैं उनको सेनेटर बना रहा था पार्टी में लाने के बाद, तो मेरे साथियों ने कहा उनमें क्या सुरखाब के बारे। ये चीज़ समझ में नहीं आई थी मेरे। आज मेरी पार्टी के लोग मोतरफ हैं, वो कहते हैं कि कोई और गवर्नर जो नाम एमक्यूएम ने दिए थे 5, अगर उनमें से कोई बनता तो आज ना वो अवामी गवर्नर बन सकता था। उन्होंने ना सिर्फ वो खुद अवामी गवर्नर बने, लोगों के साथ जा के छापड़ी पे, चौबारे पे, बस स्टॉप पे, ताजरों के साथ, मार्केटों में, हर जगह जाकर लोगों के साथ कनेक्ट किया। फिर अवामी इफ्तार सजाकर 5000 से ऊपर अपने पल्ले से खर्च करके उन्होंने एक बात और साबित की कि गवर्नर हाउस भी अवामी हो गया भाई। गवर्नर हाउस स्कूल के बच्चों को पता चला कि गवर्नर भी कोई चीज़ होती है और गवर्नर हाउस भी एक तारीखी जगह जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठकर पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे थे। फैसल रज़ा आब्दी मुँह फट हैं, बहुत बोल्ड हैं और बहुत खरी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी थोड़ा सा टेम्पर लूज करके बहुत थोड़ा आगे चले जाते हैं। अगर थोड़ा वो कैलकुलेटेड खेले ना, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। तो सुनने में आया था कि पहले दौर में मतलब उनको भी बड़ा एमक्यूएम ने कोशिश की थी कि हो सकता है वो लाने की। कुछ लोग लाना चाहते थे, मैं भी चाहता था, मैं भी चाहता हूं। आपका भी बिल्कुल हमेशा, लेकिन कुछ लोग इनसिक्योर भी होते हैं उनके आने से। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर अपनी जो है ना, अपनी ज़ात में खुद अंजुमन है। बिल्कुल तो कभी कभी वो पार्टी के डिसिप्लिन को उस तरह ना फॉलो करें। हरीम शाह पाकिस्तान की बेटी है और एक औरत और लड़की है, तो उसका एहतराम मुझे हर हाल में करना चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन, आमिर लियाकत भी बस उनकी कुछ गलतियों को शायद लोगों ने इतना एग्जेजरेट किया कि वो डिप्रेशन में गया। मेरे ख्याल में उसके साथ उन लोगों का, सोशल मीडिया के कुछ बहुत जो एक्टिविस्ट थे, उनका सलूक अच्छा नहीं था। इस जैसे आदमी का एक असेट है हमारा अंजाम, और वो ज़ाया हुआ। बिल्कुल, मैं देखे उसके नमाज़े जनाजे में गया, बावजूद इसके कि हमारा इख्तलाफ था, ठीक है, पार्टी का इख्तलाफ था। मेरे ख्याल में कोई और नहीं गया एमक्यूएम से, लेकिन मैं गया। आपकी उसके नजर। आसिफ जरदारी, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। शेख रशीद साहब, वो भी मुझे लगता है कि अब ऊपर तक गए, फिर अब थोड़ा सा पहाड़ उतर रहे हैं, थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, उस तरह वोकल नहीं है। एक सीट है वो भी थोड़ी सी वोकल नहीं है उस तरह जिस तरह पहले थे, लेकिन वो भी फैसल रज़ा आब्दी की तरह बहुत सी बातें बहुत खरी सच्ची कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को नवाबजादा नसरुल्लाह की जगह लेनी चाहिए थी, एक सालिस की, लेकिन वो
उनके फोल्ड में चले गए जरदारी साहब और इस पीडीएम के, उन्हें फोल्ड में नहीं जाना चाहिए। कभी कोई ऐसा वक्त आया कि भाभी ने आपको बोला हो कि फारूक बस अब बहुत हो गई सियासत? किसी दिन अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो जाए और घर आके फिर घर आने के बाद भी 2 या 3 बजे किसी को मैं टाइम दूँ और अपने दिन को इतना लंबा कर दूँ, तो जाहिर है वो तो उसका तो हक बनता है, वो तो बनता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मौजूदा जो अदालती निज़ाम है, अगर इसके हवाले से मैं आपको पूछूं तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ, देखें MQM ने गलतियाँ की बहुत, लेकिन उसका परसेप्शन जो बनाया गया कि परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी, यानी तासुर हकीकत से ज़्यादा मजबूत होता है, हालांकि वो हकीकत नहीं होती। तो MQM को भी उसके गुनाह या गलतियों से ज़्यादा सज़ा दी गई। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी ये तासुर है कि हुकूमतों को लाने और हटाने में कहीं पसे पर्दा जो खलाई मखलूक जिसको कहा जाता है, उनका कोई ना कोई रोल होता है। वो भी शायद परसेप्शन हो और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि रियलिटी के बराबर हो गया और इतना ज़्यादा रोल ना हो उनका। इसी तरह मुझे लगता है कि अब एक अदालतों के बारे में भी कि जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाना था तो अदालत ने रात को अदालत खुलती है और फिर फैसला होता है, तो उस वक्त उसकी हुकूमत को हटाने में अदालत का एक कलीदी किरदार था। ऐसे ही है ना, उन्होंने आखिरी कील उन्होंने ठोकी थी उनके ताबूत में। अब लगता है इनके ताबूत में भी आखिरी कील ठोकने की तैयारी कहीं अदालती फैसलों से आ रही है। मतलब ये तासुर है। तो पहले MQM के बारे में ये परसेप्शन था, फिर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये परसेप्शन था, अब अदलिया के बारे के अंदर ही सही है। यही बिल्कुल है। अच्छा फारूक भाई, जैसे जो ज़कात फितरे की जो पर्चियाँ जो अभी हर रमज़ानों में होती थी, पहले एक हमारे टाइम था MQM का दौर था, तो उसके अंदर ज़कात फितरे की पर्चियाँ जो होती थी वो MQM वाले देते भी थे, तो वो वाकई मुस्तहिकीन तक जाती थी या लंदन तक जारी होती थी? नहीं, मेरे ख्याल में ज़कात फितरे की तो ज़्यादातर रकम यहीं पर लोगों की फलाह और बहबूद में खर्च होती थी। उसकी हमारा पॉलिटिकल डोनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होता था। लेकिन देखिए, इसी क़ज़िये को ख़त्म करने के लिए कि लोग क्यों जुस्तजू करें, झांके कि भाई ये ज़कात और फितरे का और क़ुरबानी की खालों का पैसा कहाँ जा रहा है। जब हमने टेक ओवर किया तो सबसे पहला काम ये कि हमने खाले जमा करनी बंद कर दी। ऐसे ही हमने ज़कात फितरा बंद कर दिया। हम लेबॉरेटरीज़ बनाएंगे, क्लिनिक्स बनाएंगे, डिस्पेंसरीज़ बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और उससे फिर हम चलाएंगे। तो हमने ये तरीका इख्तियार किया। अच्छा फारूक भाई, एक परसेप्शन था या क्या था, एक चीज़ पहले ज़माने में ये भी कहा जाता था कि भाई जो जैसे जलसे होते थे, बड़े बड़े आलीशान जलसे, मतलब मैं बोलूँ कि अभी तो शायद अगर ऐसे जलसे होते भी नहीं होंगे जो हमने देखे हैं उस वक्त के जितने बड़े बड़े जलसे होते थे, तो कहा जाता था ये भी एक बड़ा था कि भाई वो जो था ना कि वो NIC ले लेते हैं लोगों का और जो है ना वो ज़बरदस्ती लेके आ जाते थे जलसों में। क्या ऐसा कुछ था या फिर वाकई में लोग उस वक्त आते थे? मेरे ख्याल में शुरू के 20 सालों में तो दिल से ही लोग आते थे ना। ऐसे ही है। हो सकता है कि 2010 के बाद जब हमारा जवाल नज़र आने लगा था और शुरू हो गया था और तकसीम भी हर सतह की नज़र आ रही थी और गलत फैसले, गलत पॉलिसियाँ कुछ आ गई थी, तो मैं समझता हूँ कि फिर हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम को, जलसों को शायद कामयाब करने के लिए थोड़ा बहुत किसी टाउन में ऐसा होना शुरू हो गया था। मतलब मैं समझता हूँ। फारूक भाई, खिदमत खल्क फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा काम किया है MQM ने, एम्बुलेंसेस बनाई, हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया, बड़ा एक नुमाया काम रहा है और नाम रहा है MQM का इस हवाले से। तो अभी वो सब कहाँ है खिदमत खल्क फाउंडेशन के लिए? देखिए, खिदमत खल्क फाउंडेशन खुद एक बड़ा चैरिटी इदारा बना और उसने लोगों की फलाह के लिए बहुत काम भी किया और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक हॉस्पिटल, कई डिस्पेंसरीज़ बनाई और कई लेबॉरेटरीज़ और फार्मेसीज़ बनाई, ब्लड बैंक बनाए, ये सारे काम किए। मैयत बसें, एम्बुलेंसेस, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। अच्छा, लेकिन जब फिर हमने 2016 में ये तय किया कि भाई अब खाले जमा नहीं करनी, फितरा नहीं लेना, ज़कात नहीं लेनी, तो ज़ाहिर है कि उन सर्विसेज पर असर तो आया। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता जब इसको अपने पैरों पे दोबारा खड़ा करना शुरू किया तो देखें 2016 से पहले ही वो जो अरबों रुपए का फंड होता था वो तो पहले ही सफाचट हो गया था। ठीक है, कैसे हुआ उसकी एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन जो हमारे पास जो बचे थे 3 करोड़ रुपए उस वक्त, उसमें फिर हमने बतदरीज इजाफा किया और आज खिदमत खल्क फाउंडेशन के पास एक मुनासिब फ़ंड मौजूद है। इसीलिए हम लोगों की सफ़ेद पोशी से हमने नहीं खेला और जो इस मरतबा हमने रमज़ान में लोगों को राशन तकसीम किया और इमदाद तकसीम की, तो वहाँ बुलाकर हमने कोई जमा करके उनके लोगों के सामने नहीं बांटा, बल्कि ट्रकों में भरकर मुख्तलिफ इलाक़ों में भेज दिया ताकि जो
मुस्तहिकीन थे उनके घरों तक जो है बांटी मुख्तलिफ टाउन्स में। हमने ये तरीका अख्तियार, तो रिवाइवल हो रहा है और इंशाल्लाह अपने पैरों पे ये खड़ा होगा दोबारा खिदमत अकल फाउंडेशन। और यूनिवर्सिटी भी सेल्फ सस्टेनेबल बन रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, इतनी फ़ीस बच्चों से आ जाती है और एक सर्विस दे रही है वो भी। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें रिवाइव होंगी, बहाल होंगी। अच्छा, अगर फारूक भाई मैं एक बात करूँ, अगर कराची के जो लोग हैं पहले अगर सोचते हैं वो अभी इस तरीके से, अभी फ़ौरन उनके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है, जो सिचुएशन चल रही है कराची की स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, बोलते हैं कि MQM का जो दौर था उसमें ये चीज़ें नहीं थी, स्ट्रीट क्राइम नहीं था, कुछ भी था यार, MQM के दौर में ये चीज़ नहीं थी। आप लोगों ने किस तरीके से इसको मैनेज किया हुआ था कि स्ट्रीट क्राइम को रोक के रखा हुआ था, बढ़ने नहीं देते थे? क्या सिचुएशन है कि ये आप अभी अगर इनको हुकूमत को भी बताएं कि क्या हो सकता है कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हो जाए? MQM के ज़माने में अगर हालात ख़राब होने लगते थे ना, माशी भी और सियासी, तो क्या होता था, अगवा बराए तावान की वारदातें थी, कार स्नैचिंग बड़ी बड़ी होती थी और बलूचिस्तान के वर्कशॉप में वो कारें खुल के नई कारें बन जाती थी। अच्छा, उसमें कहीं कोई MQM का या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का बहुत कम ताल्लुक़ होता था उसमें, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम MQM पर आता था। अच्छा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत ये पर्चियों का तो था ना कहीं MQM का नाम यूज़ होता था ना, अगर MQM के लोग ना भी हों तो वो एक खाता खुला हुआ था MQM का, तो वो MQM के खाते में भत्ते के नाम से कोई करे, GSN करें, मेरे कोई सराइकी भाई करें, ANP के भाई करें, पीपल्स पार्टी के भाई करें, किसी भी जमात के किसी ज़बान बोलने वाले करें, लेकिन वो खाता MQM का खुला था, बदनामी हमारे हिस्से में आती थी। ये एक था, स्नैचिंग भी हो जाती थी। अच्छा, अब पता है कि हज़राए मजाक कोई और बैठा होगा ना, वो जवाब क्या देगा आपको पता है कि भाई MQM वालों को स्नैच करने की ज़रूरत क्या है, वो लोगों से कहते थे, वो खुद 90 पर पहुंचा देते थे। तो ये भी इल्ज़ाम आएगा मेरे ख्याल, देखिए ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अब तो ना वो MQM का तुर्रा है, नहीं है, ना दबदबा है, नहीं है, ना वो MQM का नेटवर्क है, ठीक है ना। और अब तो अच्छा खासा जो भी नेटवर्क था, चाहे वो MQM का था या MQM के नाम पर था, और बाकी सब भी शामिल थे। अब स्ट्रीट क्राइम कौन कर रहा है भाई? आप अलामतों को ख़त्म करते हैं, बेचारे जो क्रिमिनल्स आते हैं स्ट्रीट पर, लेकिन आप उसकी वजह महंगाई, बेरोज़गारी, कराची को 400-500 अरब का फ़ंड दें ना, कराची के लोगों को भी जायज़ रोज़गार दें, उनके डोमिसाइल की भी इज़्ज़त और तकरीम होनी चाहिए, उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। जाली डोमिसाइल वालों को दे रहे हैं, उन्हें नहीं दे रहे। तो फिर आज अगर कई ज़बानें बोलने वाले इस स्नैचिंग के क्राइम में हैं, तो फिर उर्दू बोलने वाला भी, महाजिर भी इसमें कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को भूखा कर मरने, कैसे लोग भूखे मरेंगे? वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपनी इज्जतें बचाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ स्ट्रीट क्राइम को। कुछ लोगों ने तो ये गलत वतीरा अख्तियार किया, गैंग्स बने हुए हैं, और कुछ पुलिस की सरबराही में ये काम कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद के थाने की छत से अगवा बराए तावान का एक मुग़वी था, वो वहाँ से बरामद हुआ। ऐसे ही है, नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की छत से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनाइवेंस है हमारे कहीं ना कहीं कुछ रियासती इदारों की। तो इसका मतलब है कि किसी एक पर ना कहें, हमें इन सारे मसाइल को चैलेंज भी। हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आइस का नशा बहुत आम हो रहा है, बड़ी लानत है। सप्लाई कहाँ से हो रही है? किसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? क्या MQM वाले करा रहे हैं? वो इस पोजीशन में है कि ये काम कराएंगे? कौन करा रहा है? फिर इसकी भी तो आवाज़ उठनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे MQM वाले इसमें होते तो फ़ौरन पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को ये खबर दे दी जाती कि MQM वाले ये काम कर रहे हैं कि मंशियात फरोशी हो रही। मंशियात फरोश कौन? मंशियात लाता कौन? मंशियात बेच कौन रहा है? उसकी सप्लाई कौन कर रहा है? इलाकों में कौन नेटवर्क चला रहा है? इसकी भी तो पकड़ होनी चाहिए मेरे भाई। आप क्या समझते हैं गैर, ये जो अभी पुलिस है, पुलिस में थाने, जो मुझे खुद याद है कि उस वक्त थाने जो यूनिट्स थे, MQM के यूनिट्स होते थे, तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती थी कि अगर इलाके में कुछ भी हो रहा है, यूनिट में इस चीज़ का पता होता था, लोग थाने नहीं जाते थे, यूनिट्स जा रहे होते थे। आप क्या समझते हैं ये यूनिट्स का जो एक सर्किल था जैसे यूनिट्स से, तो ये होना चाहिए दोबारा? अच्छा मॉडल था, यूनिट का मॉडल, टाउन का मॉडल अच्छा है, बस शर्त ये कि वो छोटे छोटे गली के और मोहल्ले के बदमाशों की बदमाशी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी जगह कोई खुद बड़ी बदमाशी ना करे। बस यहाँ हमें कंट्रोल करना है। अगर आप हर तरह के बदमाशों को गली मोहल्लों से साफ़ कर रहे हैं, भगा रहे हैं, और वहाँ कानून की अमलदारी कायम कर रहे हैं, तो फिर जो पुलिस वाले हैं वो भी फिर कानून की अमलदारी कायम करें, हुकूमत भी पुलिस की। ये ना हो कि हम तो छोटे बदमाशों को उनकी रिट ख़त्म कर दें और फिर वो बदमाशी टेक ओवर पुलिस और कोई और कर ले, कोई और जमात कर लें, कोई और कौम परस्त कर लें। तो ये नहीं होना चाहिए, फिर कोई हमारा भी बदमाश पैदा हो जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो स्टेट, गवर्नमेंट और पार्टियां तीनों को मिल के ये काम करना है। अकेली स्टेट नहीं कर सकती, अकेली गवर्नमेंट हुकूमत नहीं कर सकती, अकेली पार्टियां नहीं कर सकती, सबको मिल के इस चैलेंज को कबूल करके करना होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। कैसे आपने देखा कि हमने खुल के बात की, क्योंकि फारूक भाई से दिली जो लगाव है ना वो ये है ही है कि हम खुल के बात करते हैं फारूक भाई से, जो भी बात होती है कि तो अच्छा आप लोग ईद मनाइएगा, बहुत अच्छे से मनाइएगा। फारूक भाई का मैसेज तो आपने सुना, तो उसके बाद मुझे कुछ बोलने की बात ही नहीं रही। कि अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।